आज की कवर स्टोरी। 40 साल बाद हिस्ट्री रिपीट होने वाली है क्या? दो तरह की बातें चल रही हैं। पहली बात तो यह कि मोदी शाह तिनका तिनका जोड़ रहे हैं, इसीलिए छोटे से छोटे दल को भी साथ ला रहे हैं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अगर मोदी के चेहरे पर इतना ही भरोसा है तो फिर छोटे छोटे दलों को हाथ पकड़कर बुलाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। ये दोनों नैरेटिव हैं और इस बीच आज यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड से एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आई। नींद दोनों तरफ गायब है, लेकिन कैसे और क्यों? पूरी खबर एनालिसिस के साथ देखिए बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। आज देश का एक एक बीजेपी कार्यकर्ता मिशन पर है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टी के टॉप से लेकर बॉटम तक हर कोई 400 पार के टारगेट पर काम कर रहा है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि देश में एक बार ऐसा हो चुका है जब किसी पार्टी ने 400 सीटों का आंकड़ा पार किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 414 सीटें मिली। ऐसे में सवाल है, क्या 40 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहराएगा? बीजेपी इस मेगा टारगेट को अचीव करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला प्रदेश यूपी हो या फिर 14 सीटों वाला झारखंड, बीजेपी की स्ट्रेटजी में हर राज्य बराबर महत्व रखता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी की 80 में से 80 सीटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। उन तमाम समीकरणों की स्टडी भी सीएम योगी कर चुके हैं, जिनके दम पर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हराया जा सकेगा। अपना बेहतर परिणाम देने जा रहा है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने एसबी के ओम प्रकाश राजभर को न सिर्फ अपनी कैबिनेट में शामिल किया, उन्हें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जैसे भारी भरकम मंत्रालय से नवाजा। तो इसकी बड़ी वजह है यूपी की सियासत में राजभर वोट बैंक। यूपी में राजभर वोटर 4% हैं। 16 लोकसभा क्षेत्रों में ये वोट बैंक असरदार हैं। इनमें ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं। राजभर वोट भले इन सभी 16 लोकसभा सीटों पर निर्णायक ना हो, लेकिन खेल बिगाड़ जरूर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 6 सीटों पर हार मिली थी। श्रावस्ती, घोसी, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर में बीजेपी की हार हुई। ये वो सीटें थी जहां राजभर वोटरों की ताकत मजबूत है और बीजेपी अब की बार राजभर के सहारे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, पूर्वांचल कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। यही समाजवादी पार्टी जब लड़ती थी अकेले तो हंस क्या था, 47 सीट पे आ गई। हम साथ हुए और साथी हम लोग सब लोग लगे 125 पे पहुंचा दिए। है ना प्रमाण? अब वो समझ लें। एक और पूर्वांचल में एसबी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल जैसी छोटी पार्टियों के जरिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, तो वहीं पश्चिम यूपी में इंडी गठबंधन का सियासी समीकरण आरएलडी के एनडी में शामिल होने से पहले ही बिगड़ चुका है। यूपी ही क्यों, 48 सांसदों को लोकसभा में भेजने वाला दूसरा प्रदेश महाराष्ट्र, इसकी सियासत में भी इंडी के गेम प्लान पर असर पड़ना तय है। यकीन मानिए, इन तस्वीरों को देखकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और राहुल गांधी सब टेंशन में जरूर होंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए का हिस्सा बन सकती है। एमएनएस को महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से 2 सीटों का ऑफर है। राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री से उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने वाला एक फायर ब्रांड नेता मिलेगा, जो ठाकरे परिवार से ही होगा। दोनों का ही वोट बैंक हार्डकोर मराठी मानुस हैं।
बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सपोर्ट बेस उतना स्ट्रांग नहीं है जितने की उम्मीद थी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का प्रभाव मुंबई के अलावा थाने, कोंकण, नासिक और पुणे जैसे इलाकों में है और उनके शामिल होने से एनडीए को फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासी जमीन ऐसी है कि राज ठाकरे अकेले भले कोई चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन उनके वोटर इंडी गठबंधन का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। राज ठाकरे के पास लगभग 2.25% ऐसे वोटर हैं जो सीधे तौर पर उनकी पार्टी को वोट करते हैं। एमएनएस को 2014 के लोकसभा चुनाव में 1.5% और विधानसभा में 3.1% वोट मिला था। जाहिर है राज ठाकरे की पार्टी को 2% के आसपास वोट मिलते रहे हैं और यही वोट इंडी गठबंधन के अंक गणित को पलट कर रख देने का मादा रखते हैं। बीजेपी ने 40 सांसदों वाले प्रदेश बिहार में भी ऐसी चाल दी है कि यहां के इंडी गठबंधन के नेता पसोपेश में हैं। परेशान इसलिए क्योंकि कल तक उम्मीद ये थी कि चाचा पशुपति पारस के चक्कर में चिराग पासवान उनके खेमे में आ जाएंगे, लेकिन सियासी शतरंज पर बीजेपी की एक चाल ने महागठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। सवाल है कि 2021 में एलजेपी में टूट के बाद बीजेपी को पशुपति पारस से दलित वोट की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन 3 साल में ही ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक ही हाशिए पर चले गए और साइड लाइन चल रहे चिराग एकाएक कैसे इतने पावरफुल हो गए। चिराग पासवान की ताकत बीजेपी 2019 के लोकसभा और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। 2019 में एलजेपी के अध्यक्ष भले ही रामविलास पासवान थे, लेकिन सारा कामकाज चिराग पासवान ही देख रहे थे। पासवान वोटर्स के साथ ही रामविलास के साथ जुड़े लोग उनका बेटा होने के कारण चिराग को उनकी विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग को लेकर एलजेपी के कोर वोटर्स में सहानुभूति भी दिखी और इसके ठीक उलट पशुपति पारस की इमेज डेंट हुई और बीजेपी की टॉप लीडरशिप इसे समझ चुकी थी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव नतीजे पर ही गौर करें तो 2019 में एनडीए को 35.4% वोट शेयर के साथ 39 सीटों पर जीत मिली थी। तब एलजेपी को 8% वोट मिले थे। आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को भले ही 1 सीट मिली थी, लेकिन वोट शेयर 28.3% था। एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का बड़ा गैप भले नजर आता हो, लेकिन 7 से 8% वोट ही अंतर लाता रहा है और यही वोटों का अंतर चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दिलाने में कामयाब रहा। जिस सहज तरीके से उस एक लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए 400 का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए तय किया है, उस 400 के लक्ष्य को पूरा करने में बिहार की 40 सीटें अपना योगदान दें, उस दिशा में हम लोगों ने कार्य किया और आज सीटों की इस घोषणा के बाद हम तमाम कार्यकर्ता अब अपने अपने क्षेत्र में इस रण को जीतने के लिए लगेंगे। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। बड़ी खबर झारखंड से भी आई। सोरेन फैमिली की बड़ी बहू और जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने बगावत कर दी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन लंबे वक्त से पार्टी और सरकार में खुद की अनदेखी से परेशान थी और सुबह सोरेन को इस्तीफा भेजकर बीजेपी में शामिल हो गई। पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी इन सभी फॉर्मूलों पर एक साथ काम शुरू कर चुकी है। कोशिश ये है कि विपक्ष की धार कुंद करके मोदी के मिशन को नतीजों में बदल दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।